गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रियंका, मधु। हाँ बेटा, आगे हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करेंगे आज हम इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। उस दिन हमने इंट्रोडक्शन करवाया था, अब इससे आगे हम चलने वाले हैं। तो इसके अंदर है द रोमन एम्पायर कवर्ड ए वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी that included most of Europe as we know it today and a large part of the Fertile Crescent and North Africa। इसका मतलब है रोमन साम्राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। इसमें कौन कौन से क्षेत्र इसमें थे? यूरोप इसका हिस्सा रहा। इसके अंदर एक ऐसा क्षेत्र था जो कि बहुत ही उपजाऊपन था, जिसको हम उस समय फर्टाइल क्रेसेंट एरिया बोलते थे, और उत्तरी अफ्रीका का इसमें हिस्सा रहा। इसके अलावा एशिया महाद्वीप का क्षेत्र भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के कौन सा महाद्वीप, कौन सा साम्राज्य था? ये रोमन साम्राज्य था। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी शैल लुक एट द वे दिस एम्पायर वाज ऑर्गेनाइज्ड। हम इस अध्याय के अंदर, इस साम्राज्य के अंदर इसके संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह का संगठन था, यहाँ पे राजा महाराजा कैसे शासन चलाते थे, कैसे अधिकारी काम करते थे, कैसी कैसी रोजमर्रा की जिंदगी यहाँ पे चल रही थी। आप बेटा रेगुलर रहिएगा, अपने इंटरनेट कनेक्शन को प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि बीच बीच में डिस्कनेक्ट होंगे तो आप समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए पूरा ध्यान रखिएगा। इसमें आगे बता रखा है कि जो साम्राज्य है इसके संगठन के विषय में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अभिजात वर्ग का बहुत ही बड़ा बोलबाला रहा है इस साम्राज्य के अंदर। अभिजात वर्ग जो है एक ऐसा वर्ग था जिसका साम्राज्य पर पूरा यानी प्रभाव रहता था। ऑगस्टस के शासनकाल से पहले पूरा प्रभाव इस साम्राज्य पर जो है रिपब्लिकन सीनेट नामक एक संस्था का रहता था। सीनेट एक ऐसी संस्था थी जो गणतंत्र का एक परिचायक थी, और उस गणतंत्र के अंदर जैसे वो जिस शासक को बनाना चाहते थे वो शासक ही बनता था। The political forces that shaped its destiny and the social groups into which people were divided। इस दौरान लोगों के अंदर राजनीतिक मतभेद उभर करके आए, उनके अंदर अलग अलग तरह के विचारों ने जन्म लिया। सामाजिक जो समूह थे उनके अंदर भी काफ़ी आपस के अंदर मतभेद था, और वो भी बढ़ते चले गए। यू विल सी दैट द एम्पायर एम्ब्रेस्ड ए वेल्थ ऑफ लोकल कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। आप देखेंगे कि इस साम्राज्य के अंदर बहुत सी स्थानीय संस्कृतियां और बहुत सी स्थानीय भाषाएं मौजूद थी। दैट वुमेन हैड ए स्ट्रोंगर लीगल पोजिशन देन दे डू इन मैनी कंट्रीज टुडे। उस समय एक महिला कि क्या एक वैधानिक स्थिति किस तरह की रही होगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि महिलाओं को कौन कौन से वैधानिक अधिकार उस समय प्राप्त थे, किस किस तरह के अधिकार महिलाओं को प्राप्त थे। और यहाँ पर आगे बता रखा है देन दे डू इन द मैनी कंट्रीज टुडे, और आज के समय के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को कौन कौन से वो अधिकार दिए गए हैं उनसे तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। बट ऑल्सो दैट मच ऑफ द इकोनॉमी वाज रन ऑन स्लेव लेबर। लेकिन कुल मिलाकर हम ये समझते हैं कि यह अर्थव्यवस्था, रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था जो है दास श्रमिकों पर टिकी हुई थी। दास श्रमिक क्या होते थे? जिसमें स्लेव्स होते थे, पैसे के अंदर लोगों को खरीदा जाता था, मजदूरों को खरीदा जाता था, और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, यानी समझौता कर लेते थे। कोई 2 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए, कोई 7 साल के लिए कंटिन्यू दास श्रमिक के तौर पे काम करता था। अगर उसने अपने आप को आज़ाद कराना है तो उसके लिए कुछ नियम थे, जैसे 1 वर्ष
और एक दिन अगर वह अपने मालिक से छुप करके किसी शहर में चला जाता है तो वह आज़ाद समझा जाएगा, या फिर वह अपना पैसा भुगतान करके भी ऐसा कर सकता था। आगे बता रखा है, डिनाइंग फ्रीडम इन ए सब्सटेंशियल अपार्ट इन द वेस्ट बट रिमेन इंटैक्ट एंड एक्सेप्शनली प्रोस्पेरस इन इट्स ईस्टर्न हाफ। यहाँ पे इसके पूर्वी भाग की चर्चा यहाँ पे की गई है, जो कि 5वीं सदी के दौरान की बात है। इसके अंदर क्या हुआ, एम्पायर फेल्ट अपार्ट इन वेस्ट, यानी इस साम्राज्य का जो पश्चिमी भाग था वो बिल्कुल इससे अलग हो गया, और बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है वो पूर्वी भाग के अपेक्षा, या पश्चिमी भाग जो है पश्चिमी भाग के अपेक्षा पूर्वी भाग ज़्यादा समृद्धशाली था, ज़्यादा धनवान था। The caliphate, which you will read about in the next chapter, built on this prosperity and inherited its urban and religious traditions. हम इसके अंदर ये जो कैलिफेट नामक संस्था का जिक्र करेंगे। हम इसमें कैलिफेट नामक एक संस्था का जिक्र करेंगे। कैलिफेट होता है एक, जो कि अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, खलीफा का शासन होता है, जो कि हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, उसकी समृद्धि के विषय में पढ़ेंगे, और उसमें विरासत के आधार पे जो शहरी और धार्मिक परंपराएं हैं उनके विषय में भी जानेंगे। रोमन हिस्टोरियंस हैव रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेज टू गो ऑन। रोमन इतिहासकारों ने बहुत ही ज़्यादा इस तरह के यानी समृद्धशाली संग्रह जो हैं इकट्ठा किए हुए हैं, विच वी कैन ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स, जिनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। टेक्स्ट साहित्य के रूप में, डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजों के रूप में, मटेरियल्स रिमेन्स या फिर बचे हुए अवशेषों के रूप में। टेक्सटुअल सोर्सेज इंक्लूड histories of the period written by contemporaries। यहाँ पर जो पाठ्य सामग्री है, या जो भी इस दौरान टेक्सटुअल सोर्सेज हैं हमारे पास, पाठ्य सामग्री उस समय अवेलेबल जो भी हो हमारे पास हो पा रही है, तो वो उस समय के समकालीन परिस्थितियों में लिखी गई थी। एंड दीज वर यूजुअली कॉल्ड एनाल्स, इनको एनाल्स के नाम से जाना जाता है। एंड बिकॉज द नैरेटिव वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन ए ईयर बाय ईयर बेसिस, क्योंकि ये जो वर्ष वृत्तांत होते थे हर वर्ष लिखे जाते थे, इसलिए इसको वर्ष वृत्तांत के तौर पर जाना जाता है। लेटर्स, स्पीचेस, सरमन्स, लॉज एंड सो ऑन, यहाँ पर पत्र व्यवहार लिखे जाते थे, भाषण दिए जाते थे, वो भी लिखे गए थे। सरमन्स जो हैं, जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी भाषण या जैसे किसी ने कोई प्रवचन दिया हो वो भी लिखा जाता था, कानून लिखे जाते थे। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इंक्लूड मेनली इंस्क्रिप्शंस एंड पेपायरी, और जो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं वो पेपायरी पर और इंस्क्रिप्शंस अभिलेखों के अंदर शामिल किए जाते हैं। इंस्क्रिप्शंस वर यूजुअली कट ऑन स्टोन, और जो अभिलेख होते हैं आमतौर पर पत्थरों को काट के बनाए जाते थे। एंड सो ए लार्ज नंबर सर्वाइव, इसलिए बहुत बड़ी संख्या जो है इस तरह के अभिलेखों की है, इन बोथ ग्रीक एंड लैटिन, जो कि ग्रीक और लैटिन भाषा में मिलते हैं। द पेपायरस वाज ए नीड लाइक प्लांट, एक जो पेपायरस है, पेपायरस का जो पौधा है वह एक बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता है, उसके पत्ते चौड़े होते हैं। दैट ग्रीव अलोंग द बैंक्स ऑफ द नील इन द इजिप्ट, जो कि इजिप्ट के अंदर यानी मिस्र में नील नदी के किनारे पर उगता है। एंड वाज प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस ए राइटिंग मटेरियल दैट वाज वेरी वाइडली यूज्ड इन द एवरीडे लाइफ, और इसने उस समय के दौरान लेखन सामग्री उपलब्ध करवाई जो कि आज भी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर
दैट वाज वेरी वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। ये उस समय यानी लेखन सामग्री उपलब्ध करवाई जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में उस समय लोगों के काम आ रही थी। थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं समझौते, जैसे कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी जैसे कोई भी एक सौदागर है दूसरे सौदागर के साथ समझौता करता है। मान लीजिए उसने 40 लाख की कोई वस्तु बेची है और एक दूसरे व्यक्ति को 40 लाख की वस्तु खरीदनी है, तो वह एग्रीमेंट मान लीजिए करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। या मिल के साझेदारी चलाते हैं। अकाउंट्स जो हैं, अकाउंट्स के विषय में बताया गया है। लेखा जो होते हैं, लेख अकाउंट्स में जैसे आज हम बैंक अकाउंट्स के बारे में देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे लेखा होते हैं, बही लेखा। लेटर्स, पत्र पत्र व्यवहार एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या कार्यालयी दस्तावेज सरवाइव ऑन पेपायरस, ये सभी पेपायरस पर ही सरवाइव कर रहे थे। एंड हैव बीन पब्लिश्ड बाय स्कॉलर्स हु आर कॉल्ड पेपारोलॉजिस्ट, और उस समय के विद्वानों के द्वारा इनको पब्लिश कराया गया था, जिन्हें पेपारोलॉजिस्ट कहा जाता था। यानी ये पेपारोलॉजिस्ट ही ऐसे विद्वान थे जो इस तरह के पेपायरस के पत्तों पर लिखते थे। मटेरियल रिमेन्स इंक्लूड ए वेरी वाइड assortment of item that mainly archaeologists discover, for example through excavation and field survey। यहाँ पर मटेरियल रिमेन्स की बात आती है, कुछ ऐसे पदार्थ जो अवशेष के रूप में बचते हैं, बहुत ही व्यापक पैमाने के तौर पर ये चीज़ मिलती है। दैट मेनली आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर, जो खास तौर पे पुरातत्वविदों ने इसकी खोज कार्य के रूप में खोज की है, जैसे खुदाई के दौरान या क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान इस चीज़ का पता लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, अदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, पोट्री, कॉइन्स, मोजेक्स एंड इवन एंटायर लैंडस्केप्स, फॉर एग्जाम्पल थ्रू यूज ऑफ एरियल फोटोग्राफी। यहाँ पर ये बताया गया है कि इन इतिहासकारों ने इमारतों के जरिए, ऐतिहासिक इमारतों के जरिए, यानी मोनूमेंट्स जो हैं, मकबरे वगैरह, जो भी हमारी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, विरासत में जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, और बहुत से अन्य प्रकार के जो ढांचे हैं, जो पोट्री मिली है, जैसे मटके जो बनाने की कला है, या सिक्के हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो उस समय से हमें प्राप्त हुई हैं। और ऐसी जानकारी जो है एरियल फोटोग्राफी से भी हमें मिली है। एरियल फोटोग्राफी होती है आकाश से उसकी फोटोग्राफी की गई है। ईच ऑफ दीज सोर्सेज कैन ओनली टेल अस जस्ट सो मच अबाउट द पास्ट। ये हमें उस इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारी प्रदान करते हैं। एंड कंबाइनिंग दैम कैन बी ए फ्रूटफुल एक्सरसाइज, बट हाउ वेल दिस इज डन डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरियन स्किल। लेकिन ये सब सारा इतिहासकारों के कौशल पे कैसे डिपेंड करता है, इसके बारे में हमें जानने के लिए बहुत अच्छे से इसको समझना होगा और इस पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे पेपायरस स्क्रॉल आपके सामने एक चित्र में दिखाई पड़ रहा है। आप इसको पेपायरस स्क्रॉल देखिएगा, इसके अंदर किस तरीके से दस्तावेज रखे हुए हैं। और ये जो चैप्टर है, हम इसके बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि हम अब तक कौन से साम्राज्य की चर्चा कर रहे थे। मधु बेटा तुम बताओ, कौन सा साम्राज्य है, विच एम्पायर? प्रियंका आप बता सकते हैं? नहीं, बताओ बेटा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। चलो अब नेक्स्ट आगे देखिएगा, इसका आंसर होगा रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य के विषय में मैंने बताया, इसमें ऑगस्टस नाम के एक शासक के विषय में मैंने जानकारी प्रदान की, तो आप याद रखिएगा। देखिए बेटा, टू पावरफुल एम्पायर्स रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप। उस समय दो महत्वपूर्ण जो है साम्राज्य पूरे यूरोप पर शासन कर रहे थे, नॉर्थ अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट इन द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। यहाँ पर ये बताया गया है कि ईसा मसीह के जन्म
के समय की बात यहाँ पे बता रखी है कि मिडल ईस्ट के अंदर, नॉर्थ अफ्रीका में और यूरोप के अंदर एक तो साम्राज्य वहां पे डेवलप हो रहा था। एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 7th सेंचुरी, और यहाँ पे 7वीं सदी के पूर्वार्ध के अंदर यहाँ बताया है, से डाउन टू द 630s द टू एम्पायर्स वर दोज ऑफ रोम एंड ईरान। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण जो है प्रतिद्वंदी राज्य हुआ करते थे। एक राज्य का नाम था ईरान और एक का नाम था रोम। एक रोम साम्राज्य कहलाता है और एक ईरान साम्राज्य कहलाता है। दोनों ही आपस में दुश्मनी भी थी उनकी और कॉम्पिटिटर भी थे। दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे थे। यूरोप का कुछ हिस्सा इसके पास था, रोमन साम्राज्य के पास, और कुछ हिस्सा ईरान साम्राज्य के पास। अब आता है रोमन एंड ईरानियंस वर रिबेल्स। रोमन और ईरान के जो साम्राज्य के लोग थे वो आपस में प्रतिद्वंदी थे। एंड फॉट, प्रतिद्वंदी होता है बेटा कॉम्पिटिटर, एंड फॉट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ देयर हिस्ट्री। और अधिकतर अपने इतिहास के दौरान वो आपस में लड़ते रहे। देयर एम्पायर्स ले नेक्स्ट टू ईच अदर, और उनका साम्राज्य एक दूसरे से आगे बढ़ता रहा। सेपरेटेड ओनली बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, उनका साम्राज्य एक बीच में एक बिल्कुल संकरी भूमि की पट्टी के द्वारा अलग हो रहा था। दैट रैन अलोंग द रिवर यूफ्रेटिस, जो कि फरात नदी की किनारे के साथ साथ एक पतली संकरी भूमि की पट्टी के द्वारा इन दोनों साम्राज्यों को अलग किया गया था। यानी इनकी बीच की बाउंड्री ये एक पट्टी थी, भूमि की एक पट्टी थी। इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट द रोमन एम्पायर। हम इस अध्याय में रोमन साम्राज्य के बारे में देखेंगे, जानेंगे। बट वी शैल ऑल्सो रेफर टू द पासिंग टू द रोम रिवल ईरान। लेकिन कभी कभी हम रोम साम्राज्य के प्रतिद्वंदी ईरान का उदाहरण भी लेंगे। इफ यू लुक एट द मैप, अगर हम मानचित्र को देखते हैं, यू विल सी दैट द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका आर सेपरेटेड। अगर हम क्या देखते हैं, अगर हम क्या देखते हैं, इफ यू लुक एट द मैप, अगर हम मानचित्र को देखते हैं, यू विल सी दैट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका आर सेपरेटेड। अगर हम मानचित्र को देखते हैं तो हम यूरोप और अफ्रीका को बिल्कुल अलग अलग महाद्वीप के रूप में पाते हैं। आर सेपरेटेड बाय ए सी, जो दोनों ही जो महाद्वीप हैं उनके बीच में एक समुद्र पड़ता है। दैट स्ट्रेचेस ऑल द वे फ्रॉम स्पेन इन द वेस्ट टू सीरिया इन द ईस्ट। और ये पूरा कंप्लीट एरिया स्पेन से लेकर सीरिया तक ये फैला हुआ है। दिस सी इज कॉल्ड द मेडिटेरेनियन सी। इस समुद्र को क्या नाम दिया गया है? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। क्या नाम दिया गया है? मेडिटेरेनियन सी। ज्योग्राफी में भी आप इसको पढ़ेंगे। एंड इट वाज द हार्ट ऑफ रोम्स एम्पायर, और यह रोम साम्राज्य का उस समय हृदय था या दिल था। रोम डोमिनेटेड द मेडिटेरेनियन। रोम साम्राज्य भूमध्य सागर पर अपना वर्चस्व साबित करता था या अपना दबदबा साबित करता था। एंड ऑल द रीजियंस अराउंड दैट सी इन द बोथ डायरेक्शंस। और इस क्षेत्र के चारों तरफ, इस क्षेत्र के चारों तरफ, और इसके अलावा दैट सी इन द बोथ डायरेक्शंस, और समुद्र की दोनों दिशाओं में, नॉर्थ एज वेल एज साउथ, उत्तर और दक्षिणी दिशा में भी। यानी दबदबा कौन साबित कर रहा है? रोम साबित कर रहा है। आगे देखिए, टू द नॉर्थ द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर वर फॉर्म्ड बाय टू ग्रेट रिवर्स, द राइन एंड डेन्यूब। रोम साम्राज्य की जो सीमा थी वह राइन और डेन्यूब नदियों से बनती थी, जो कि दोनों ही महान नदियां कहलाती हैं। बाय द ह्यूज एक्सपेंस, जिनका बहुत ही बड़ा विस्तार देखने को मिलता है। बाय ह्यूज एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट कॉल्ड द सहारा। यानी ये जो दोनों ही, ये बाय द ह्यूज एक्सपेंस, और इन दोनों नदियों के दक्षिण की दिशा के अंदर
और बहुत ही बड़ा रेगिस्तान जिसे सहारा बोलते हैं वो पाया जाता है। दिस वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वाज द रोमन एम्पायर, और ये इतना बड़ा विस्तारित जो भूभाग था ये उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईरान कंट्रोल द होल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन टू ईस्टर्न अरबिया एंड समटाइम्स लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एज वेल। ईरान का लगभग कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग पर अरब क्षेत्र पर और कभी कभी अफगानिस्तान के अंदर भी उसका नियंत्रण होता था। ये ईरान के विषय में बताया गया है। These two superpowers had divided up most of the world that the Chinese called the Tachin, Greater Chin, roughly the West। यहाँ इन दोनों ही महान शक्तियों ने संसार को लगभग दो भागों में बांट दिया था, और चाइनीज जो लोग थे वो इसे ताचीन के नाम से बुलाते थे और ग्रेटर चीन के नाम से भी बुलाते थे, और रफली उसे पश्चिम भी बुलाते थे। अब इस टॉपिक में यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा। ये इस पैराग्राफ में, यहाँ पे 2 पैराग्राफ पहले पेज पर हैं, दूसरे पैराग्राफ ये है। ये मानचित्र मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था, आपको एक बार फिर बताएंगे। देखिए बेटा, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे मिडटेरेनियन सी, जिसका जिक्र कर रहे थे वो ये है मिडटेरेनियन सी। ये यहाँ तक चला गया है, यहाँ इधर से ये स्टार्ट होता है हम देख सकते हैं, और ये इधर फैलता हुआ इधर यहाँ तक चला गया है। ये ऊपर ब्लैक सी है, ये एड्रियाटिक सी है, और ये नीचे सहारा डेजर्ट है। ये ऊपर आल्प्स पर्वत है ये वाला, और ये कॉर्पेथियन माउंटेन्स ऊपर नजर आते हैं, कॉर्पेथियन माउंटेन्स। अब आगे चलते हैं बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। हाँ बेटा, द अर्ली एम्पायर। नेक्स्ट टॉपिक, अर्ली एम्पायर का मतलब यह है शुरुआती साम्राज्य। कौन कौन से शुरुआती साम्राज्य वो रहे उनको डिटेल से अब आगे पढ़ेंगे। द रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। रोमन साम्राज्य को मुख्य रूप से 2 चरणों में बांटा जाता है, अर्ली एंड लेट, आरंभिक और उत्तरार्ध। यानी उसका एक बाद में जो डेवलप हुआ, एक उसका जो शुरुआत में जो डेवलप हुआ। डिवाइडेड बाय द 3rd century एज ए सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल watershed बिटवीन देम। ये 3री सदी में इसका बंटवारा हो गया, और 3री सदी के दौरान यहाँ पर एक जो ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द होल पीरियड डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ द 3rd century कैन बी कॉल्ड द अर्ली एम्पायर एंड द पीरियड आफ्टर दैट द लेट एम्पायर। यानी 3री शताब्दी से पहले जब से ये डेवलप हुआ, जब से इसकी स्थापना हुई, तब से लेकर और 3री सदी तक का अर्ली एम्पायर कहलाएगा, और 3री सदी के बाद की जो घटनाएं हैं उन्हें हम लेट एम्पायर के नाम से जानेंगे। अब आगे देखिएगा, ए मेजर डिफरेंस बिटवीन द 2 सुपर पावर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव एम्पायर्स वाज दैट द रोमन एम्पायर। यहाँ क्या बता रखा है, इसमें क्या सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था इन दोनों महान शक्तियों के अंदर? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था कि their respective empires was that the Roman Empire was culturally much more diverse than that of Iran। यानी ईरान के अपेक्षा रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक रूप से बहुत ही ज्यादा अंतर मौजूद था। द पार्थेनियंस एंड द ससानियंस, द डायनेस्टिक्स that ruled Iran in this period। इस दौरान
पार्थेनियनों ने शासन किया, ससानियन राजवंश ने शासन किया। ये दोनों राजवंश थे, पार्थियंस भी और ससानियन भी। और उसके ये डायनेस्टीज जो होती हैं ये राजवंश होते हैं। एंड रूल्ड ईरान इन दिस पीरियड, और ईरान में भी इनका शासन रहा। रूल्ड ओवर ए पॉपुलेशन दैट वाज लार्ज ईरानियन, और ईरान के अंदर अधिकतर लोगों की जो आबादी थी वो ईरानी लोगों की थी। मेन जो मतलब ग्रुप था पॉपुलेशन का, लार्जली ईरानियन ही थे। रोमन एम्पायर बाय कॉन्ट्रास्ट, जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य जो था बाय कॉन्ट्रास्ट, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, वाज ए मोज़ेक ऑफ टेरिटरीज, वह क्षेत्र बहुत से छोटे छोटे क्षेत्रों से मिलके बना था। एंड कल्चरली दैट वर चीफली बाउंड टुगेदर बाय ए कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और सामान्य सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग छोटे छोटे क्षेत्र आपस में एक जगह एक संघ के साथ इकट्ठे जुड़ चुके थे। मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन द एम्पायर, इस साम्राज्य के अंदर बहुत सी भाषाएं बोली जाती थी। बट मोर द पर्पसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन एंड ग्रीक वर द मोस्ट वाइडली यूज्ड, लेकिन ज्यादातर प्रशासनिक दृष्टि से लैटिन और ग्रीक भाषा को ही इस्तेमाल व्यापक रूप से लिया जाता था। इंडीड द ओनली लैंग्वेजेस, आगे बता रखा है, बट फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन एंड ग्रीक वर मोस्टली वाइडली यूज्ड। उसके बाद है इंडीड द ओनली लैंग्वेजेस, ये वास्तव में इन दो भाषाओं का इस्तेमाल ही प्रशासनिक दृष्टि से किया जाता था। द अपर क्लासेस ऑफ ईस्ट स्पोकन, जो पूर्वी क्षेत्र की तरफ पढ़ने वाले जो अपर क्लासेस के जो लोग होते थे, एंड द रोट इन ग्रीक, वो क्या करते थे, ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में लिखते थे। एंड दोज ऑफ द वेस्ट इन द लैटिन, और जो पश्चिम में रहने वाले लोग थे वो लैटिन भाषा में लिखते थे। एंड द बाउंड्री बिटवीन द दीज ब्रॉड लैंग्वेजेस एरियाज रैन समवेयर अक्रॉस द मिडल ऑफ द मेडिटेरेनियन, और यहाँ पर जो इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री थी, इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है वो दीज ब्रॉड लैंग्वेजेस एरिया कैन समवेयर अक्रॉस द मिडल ऑफ द मेडिटेरेनियन, यानी भूमध्य सागर के आसपास ये दोनों समूह रहते थे। बिटवीन द अफ्रीकन प्रोविंस ऑफ द त्रिपोलितानिया विच वाज लैटिन स्पीकिंग, और बाद में त्रिपोलितानिया जो कि एक राजवंश था, इसके अंदर एक रियासत को जिसे मिलाया गया है, जो अफ्रीकन रियासत थी उसमें लैटिन बोली जाती थी। श्रेनाइका, इसमें ग्रीक बोली जाती थी। एंड ऑल दोज हु लिव्ड इन द एम्पायर वर सब्जेक्ट ऑफ सिंगल रूलर, और जो भी कोई व्यक्ति साम्राज्य में रहता था उसको एक ही शासक का कहना मानना पड़ेगा, उसके आदेश मानने पड़ेंगे। एंड द एम्परर रिगार्डलेस of where they lived and what language they spoke, और जो सम्राट होते थे वो बगैर किसी परेशानी के आराम से रहते थे, और जो लैंग्वेज सम्राट बोलना चाहते थे या बुलवाना चाहते थे लोगों से, या जो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करते थे वही लोगों को बोलना होता था। द रेजाइम एस्टेब्लिश्ड बाय ऑगस्टस, यस यस, एक मिनट एक मिनट। इंडीड तो वास्तव में होता है बेटा, वास्तव में होता है बेटा, अभी बता रहे हैं इसका पूरे कंप्लीट का। देखो, मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन एम्पायर, इस साम्राज्य में बहुत सी भाषाएं बोली जाती थी। बट फॉर द पर्पसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन प्रशासन की के दृष्टि से या प्रशासन के उद्देश्य से लैटिन एंड ग्रीक वर मोस्ट वाइडली यूज्ड, इंडीड द ओनली लैंग्वेजेस, यानी प्रशासन की दृष्टि से केवल लैटिन को और ग्रीक भाषा को यानी यूनानी भाषा को ही इस्तेमाल किया जाता था। बस इतना बताया है, ठीक है। तो इंडीड यहाँ पे मैंने, इंडीड का वास्तव में ही होता है बेटा, और कोई इसका वो नहीं है।
और कोई बात बेटा, कोई क्वेरी हो पूछ लीजिए। ओके, अब आगे देखिए। द रिजाइम एस्टेब्लिश्ड बाय ऑगस्टस, ये एक नए राजवंश की नींव रखी गई ऑगस्टस के द्वारा। द फर्स्ट एम्परर इन 27 BC, 27 ईसा पूर्व में एक पहले सम्राट बने ऑगस्टस, जिसने नए राजवंश की नींव रखी। वाज कॉल्ड द प्रिंसिपेट, और उसने इस राजवंश का नाम प्रिंसिपेट रख दिया। ऑल्दो ऑगस्टस वाज द सोल रूलर, इस तरीके से ऑगस्टस जो था वह एक अकेला शासक था, एंड द ओनली रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, और सभी तरह की शक्तियां उसके पास, अकेले के पास होती थी। यानी वो एक तरह का तानाशाह ही बन सकता था। द फिक्शन वाज केप्ट अलाइव, द फिक्शन वाज केप्ट अलाइव दैट ही वाज एक्चुअली ओनली द लीडिंग सिटीजन, और उसने इस तरह की मुनादी या घोषणा समाज के अंदर करा दी कि भी जो एक्चुअली ओनली द लीडिंग सिटीजन प्रिंसेप इन द लैटिन, यानी लैटिन भाषा में यहाँ के रहने वाले नागरिकों को प्रिंसेप कहा जाएगा। उनका मानना था कि भी मेरे साम्राज्य में जो भी व्यक्ति रहेगा तो लैटिन भाषा में हम उसको प्रिंसेप मानेंगे, नॉट द एब्सोल्यूट रूलर। और उनका उसका ये भी कहना था कि भी सारी जनता, जितनी भी प्रजा है मेरी, वो मेरे को एक शासक ना मान के और अपना एक तरह से एक सिटीजन माने। मैं भी तो सेवा करूंगा, उसका कहना था मैं सेवा करूंगा, मैं ये नहीं कि भी मैं किसी को परेशान करूंगा या इस तरह का, मेरा भी काम जो है मैं वो करूंगा। दिस वॉज डन आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सीनेट, और यह सब सीनेट के सम्मान से बाहर निकलने के लिए सब किया गया था, क्योंकि सीनेट नामक संस्था अब तक बहुत ज़्यादा प्रभावी थी और अब ऑगस्टस इस सीनेट के प्रभाव को कम करना चाहता था। द बॉडी विच हैड कंट्रोल्ड रोम ईयरलायर, क्योंकि रोम साम्राज्य में इससे पहले इस संस्था का बड़ा प्रभावी हाथ था। इन द डेज व्हेन इट वाज रिपब्लिक, जब खास तौर पे तब जब इस गणतंत्र की व्यवस्था रोमन साम्राज्य में होती थी। द सीनेट हैड एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज, सीनेट की जो व्यवस्था थी वो रोम साम्राज्य में शताब्दियों से चल रही थी। एंड हैड बीन एंड रिमेन्ड ए बॉडी रिप्रेजेंटिंग द एरिस्टोक्रेसी, और यह एक ऐसी संस्था थी जो तानाशाही को और यानी कुलीन तंत्र को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देती थी। दैट इज द वेल्थीएस्ट फैमिलीज, क्योंकि ये लोग धनवान परिवारों से बिलोंग करते थे ऑफ रोमन एंड लेटर। यहाँ पे बताया गया है कि रोमन साम्राज्य के अंदर जो धनवान परिवारों से संबंधित होते थे वो लोग ही शासक बनते थे, वही सत्ता पे नियंत्रण रखते थे। एंड लेटर इटालियन डिसेंट मेनली लैंड ओनर्स, और बाद में इटली से आए हुए भूस्वामी जो होते थे, जमींदार, उनका दबदबा रहता था। मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्रीज दैट सर्वाइव इन द ग्रीक एंड लैटिन वर रिटन बाय पीपल फ्रॉम द सेनेटोरियल बैकग्राउंड, और बाद में बहुत से रोमन इतिहासकारों ने ग्रीक और लैटिन भाषा का इस्तेमाल करते हुए और इस तरह के सीनेट से संबंधित जो पृष्ठभूमि थी उसकी जानकारी के बारे में लिखा। फ्रॉम दीज इट इज क्लियर दैट एम्परर्स वर जज्ड बाय हाउ दे बिहेव्ड टुवर्ड्स द सीनेट, और इसमें ये बताया गया है कि अब एम्परर को पूरा पूरा ये पावर मिल चुकी थी कि वह जो सीनेट है उसका दखल बर्दाश्त ना करे। अगर वो सीनेट उसके काम में अड़ंगा लगाते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं। एंड द वर्स्ट एम्परर्स वर दोज हु वर हॉस्टाइल टू द सीनेटोरियल क्लास, और ये जो सीनेट संस्था का जब बुरा होने लगा या उसकी वैल्यू कम होने लगी तो ये सभी राजा से नफरत करने लगे, इस तरह के शासक से नफरत करने लगे, और उन्होंने उस राजा को सबसे बुरा शासक माना जिसने सीनेट की संस्था को मतलब नष्ट करना चाहा। बिहेविंग विद ए सस्पिशन और ब्रूटलिटी एंड वॉयलेंस, और उनका व्यवहार जो था हिंसात्मक था
और संकालू था और निर्दयी था, निर्दयी बन गया। यानी जो इसके सदस्य थे, सीनेट के सदस्य, वो सारे के सारे जल जल भुन गए। मैनी सीनेटेरियल yearned टू गो बैक टू द डेज ऑफ रिपब्लिक। उनमें से कुछ सीनेट के संस्था के लोग अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते थे, बट मोस्ट मस्ट हैव रियलाइज दैट दिस वाज इम्पॉसिबल। लेकिन उनमें से अधिकतर को अब ये विश्वास हो गया कि अब ये होना असंभव था। तो यहाँ तक बेटा बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो किसी भी तरह की? यस, यस, यस। पहले सेनेटर्स सेनेटर्स होते थे। सेनेटर्स में से जिस व्यक्ति को भी सेनेटर्स चाहते थे वो सेनेटर्स में से ही शासक बना लेते थे, और वो सेनेटर जैसा सीनेट कहती थी वैसा ही वो काम करते थे। यानी एक तरह से कठपुतली होता था शासक, वो जब चाहे उसको चेंज भी कर लेते थे और अपने में से ही बनाते रहते थे। सारे के सारे धनवान लोग इकट्ठे हो रखे थे। लेकिन जब ऑगस्टस बन के आया तो उसने ये जो ट्रेडिशन चल रहा था, ये परंपरा चली आ रही थी, उसको बंद कर दिया, और उन्होंने सीनेट सीनेट की संस्था का प्रभाव खत्म कर दिया और अपनी मर्जी से काम करना शुरू किया। इसलिए अब इनको बहुत बुरा महसूस हो रहा था। ठीक है, ये थी बात बेटा। अब एक बार इसका मीनिंग और जानिए। ये देखिए, रिपब्लिक के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पे। द रिपब्लिक वॉज द नेम फॉर ए रिजाइम। गणतंत्र जो है एक तरह की एक ऐसी संस्था का नाम होता है इन विच द रियलिटी ऑफ पावर ले विद द सीनेट, जिसके अंदर शक्ति जो है एक सीनेट के हाथों में होती है। ए बॉडी डोमिनेटेड बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज, जिसके अंदर उस समय पर थोड़े से लोगों के समूह के हाथ में शक्ति इकट्ठा होती थी जो कि धनवान परिवारों से बिलोंग करते थे। हु फॉर्म द नोबिलिटी, जो कि कुलीन तंत्र का निर्माण कर रहे थे। इन प्रैक्टिस, वास्तव में या व्यवहारिकता में, द रिपब्लिक रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट ऑफ द नोबिलिटी। व्यवहार के अंदर जो रिपब्लिक संस्था है या गणतांत्रिक जो संस्था है उसका प्रतिनिधित्व जो है ये गवर्नमेंट ऑफ द नोबिलिटी, वो सरकार के अंदर कुलीन तंत्र का प्रभाव को प्रदर्शित करता था। आगे देखिएगा, यानी इनका दबदबा था सरकार बनाने में। कुलीन तंत्र का पूरा पूरा दबदबा था, अभिजात वर्ग का जिसे कहें या एलाइट ग्रुप का हो, इसको धनवान लोगों का समूह का हो। तो ये रिपब्लिक जो रिपब्लिकन संस्था काम करती थी वो एक नाम था बस, वैसे ही दिखावे के लिए। असल में सीनेट संस्था धनवानों का समूह था और वो शासन अपनी मर्जी से करवाना चाहते थे, अपनी मर्जी का शासक चाहते थे। आगे देखिए, एक्सरसाइज थ्रू द बॉडी कॉल्ड द सीनेट। और इस तरह की दौरान जो संस्था अस्तित्व में आई उसे सीनेट कहा गया। द रिपब्लिकन लास्टेड फ्रॉम 509 बीसी। रिपब्लिक संस्थाएं जो है 509 ईस्वी पूर्व तक चलती रही, एंड टू 27 बीसी। और 27 बीसी 509 से चलना शुरू हुई और 27 बीसी तक चलती रही। इतना लंबा ड्यूरेशन ये यहाँ पर रिपब्लिकन संस्थाएं चली हैं। व्हेन इट वाज ओवरथ्रोन बाय ऑक्टेवियन, और उसके बाद इसे ऑक्टेवियन नामक एक शासक ने इसे उखाड़ फेंका। एंड अडॉप्टेड सन एंड हेयर ऑफ जूलियस सीजर, और जूलियस सीजर के समकालीन और एक दत्तक पुत्र जिसे ऑक्टेवियन माना जाता है, हु लेटर चेंज्ड हिज नेम टू ऑगस्टस, जिसने अपना नाम बदलकर ऑगस्टस रख लिया था। मेंबरशिप ऑफ द सीनेट वाज फॉर द लाइफ, और उसने सीनेट की सदस्यता जो है आजीवन कर दी कि एक बार जो इसका सदस्य बन गया आजीवन रहेगा। एंड वेल्थ एंड द ऑफिस होल्डिंग काउंटेड फॉर मोर देन बर्थ, और उसने जन्म के अलावा धन और कार्यालय में जो पद है वो भी उसने महत्वपूर्ण मान लिए। तो इस तरह से जो है ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है ये। अब यहाँ तक के आप टॉपिक ये पूरा करके लाना, पढ़ के आना है। खास तौर पे अपना एनसीईआरटी बुक से एक बार पढ़ के देखें, और क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेज ही रखे हैं बेटा, उनको नोटबुक में कंप्लीट कर लो। ठीक है, और आगे आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कुछ क्वेश्चन आंसर नोट भी कर सकते हो।
ठीक है बेटा। पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था बेटा? वो मैंने पूछा था कि हम किस साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यस यस, स्टार्टिंग में तो रोमन साम्राज्य था। ये था बेटा। ठीक है। ओके बेटा, आप लीव कर सकते हैं और अपना काम कर लीजिए। कल बेटा। ओके, कर लीजिए, लीव कर लो बेटा।